वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की एक जनरल स्ट्रक्चर देख ली थी। अब हम कुछ एडवांस या मैं यूं कहूं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हमने बात की थी कि ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि कैसे होती है, फिंगर लाइक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये है सब क्रिस्टी। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस बचा है, इसे क्या कहते हैं, आउटर कंपार्टमेंट। या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हो। ये अंदर क्या है, इनर कंपार्टमेंट है। और इनर कंपार्टमेंट क्या पाई जा रही है, मैट्रिक्स पाई जा रही है। ये सेल मैट्रिक्स है ना। ये सब आपका डीएनए आ गया और ये आ गया राइबोसोम। क्या आ गया, राइबोसोम आ गया। देखिए, अगर मैं और आगे बात करूं तो ये है ऑक्सीसोम, या इसे क्या बोला था, पिन हेड पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। ये ऑक्सीसोम कंप्लीट मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर कंप्लीट रूप से पाए जाते हैं, पूर्ण रूप से इस पर पाए जाते हैं। जैसे ये है आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, रेड वाली। ब्लैक वाली कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, ऑक्सीसोम पाए जा रहे हैं। ये सब ऑक्सीसोम है, ऑक्सीसोम है। और इनर मेम्ब्रेन पर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, हमारी बात हो चुकी है। ये एंजाइम्स है। ठीक है, ये ऑक्सीसोम है, ये ऑक्सीसोम है। दो ऑक्सीसोम के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो ऑक्सीसोम के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी है सब, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक सेल में 10,000 से 10 लाख ऑक्सीसोम पाए जा सकते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया में। 10,000 से 10 लाख ऑक्सीसोम पाए जा सकते हैं। ऑक्सीसोम की संख्या कितनी हो सकती है, 10,000 से 10 लाख ऑक्सीसोम पाए जा सकते हैं। यह है मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स की पीएच की बात करूं तो 7.4 पीएच पाई जाती है। मैट्रिक्स की पीएच कितनी है, 7.4। या यूं पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की पीएच कितनी है, 7.4 है, 7.4 है। ये कैसा है, ये कैसा हो गया, देखो ये एल्केलाइन या बेसिक, एल्केलाइन भी बोल सकते हो या बेसिक भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्षार है, एसिडिक नहीं है, एल्केलाइन है, बेसिक है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो ये आगे इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। देखो, हमने एक बोला था आउटर कंपार्टमेंट, एक बोला था इनर कंपार्टमेंट। उसी तरीके से इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर की तरफ है, इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर की तरफ है यानी मैट्रिक्स वाला हिस्सा, उसे हम बोलते हैं एम फेस। कौन सा फेस, एम फेस या एम साइड भी बोल सकते हो आप। मैट्रिक्स वाला हिस्सा या इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एम फेस या एम साइड कहलाता है। जबकि इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस,
इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सी फेस या सी साइड बोल सकते हो, ये वाला हिस्सा है, सी साइड बोल लो या आप इसे सी फेस बोल लो। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा एम साइड या एम फेस कहलाता है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा सी साइड या सी फेस कहलाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स की पीएच कितनी है? 7.4, यानी एल्केलाइन है, बेसिक पीएच है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए है। अच्छा, डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, और आरएनए क्या बनाएगी? साफ प्रोटीन बनाएगी। तो यहां पर आरएनए भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाई जाएगी, या यूं कहूं तो प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा एपरेटस पाया जा रहा है। अगर यहां पर किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो डीएनए आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डीएनए यहां पर खुद अपनी प्रोटीन बना रहा है तो ये कैसा है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। अर्ध स्वायत्त अंग, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। देखो यहां पर डीएनए पहले अपने जैसा एक डीएनए बनाएगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। फिर क्या होगा? एक तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, एक ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहां पर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स भी पाए जाएंगे। कहां पर? इस मैट्रिक्स में, क्योंकि डीएनए तो मैट्रिक्स में पाया जा रहा है ना, तो यहां पर डीएनए के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स भी पाए जाएंगे, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर एंजाइम्स भी पाए जाएंगे, और इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, क्योंकि खुद का क्या है? डीएनए है। इसके अलावा बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कैसे पाए जाएंगे? 70S प्रकार के। कैसे सब? 70S प्रकार के। ठीक है, 70S प्रकार की बात की जाए तो इसके 2 सब यूनिट है। कितनी सब यूनिट है? सब 2 सब यूनिट है, जिसमें एक सब यूनिट है कितनी? 50S, और एक सब यूनिट कितनी है? 30S। राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, जिसकी 2 सब यूनिट होंगी, 50S और 30S। और मैमेलियन राइबोसोम की बात की जाए, मैमेलियन राइबोसोम की बात की जाए तो मैमेलियन राइबोसोम में कौन सा पाया जाएगा? 55S प्रकार का, जिसकी 2 सब यूनिट होंगी, एक 35S और एक 25S। एक 35S और एक 25S, ये आ गया राइबोसोम। मैमेलियन राइबोसोम कौन सा होगा? 55S प्रकार का पाया जाएगा। इसके बाद एक नाम आता है माइटोप्लास्ट। क्या नाम है साहब? माइटोप्लास्ट। अगर मैं माइटोप्लास्ट की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में यदि मैं आउटर मेम्ब्रेन को हटा दूं, माइटोकॉन्ड्रिया में मैं माइनस कर दूं आउटर मेम्ब्रेन को, इसे क्या बोलोगे साहब? माइटोप्लास्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? माइटोप्लास्ट बोलोगे। एक कॉन्ड्रीसोम शब्द था, एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं उन्हें कॉन्ड्रीसोम कहते हैं। और माइटोप्लास्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को अगर हटा दोगे तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? माइटोप्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखिए अब हम आगे बात करते हैं। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या चीज है साहब? देखिए मान लीजिए कोई पहली यूकैरियोटिक सेल है, अभी तक यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, पहली यूकैरियोटिक सेल बनी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। पहली यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, या माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ? देखो मान लो ये फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल है, एज्यूम कर लो। कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल चलेगी। ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट रूप से चलेगी। कैसे? ये आ गई यूकैरियोटिक सेल, और इसके अंदर कौन चला गया? प्रोकैरियोटिक सेल चलेगी। ये आ गई प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, ये आ गई प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन बन गई। इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई? ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल चलेगी, और ये जो मेम्ब्रेन बन गई किसने बनाई? यूकैरियोटिक सेल ने। ये जो मेम्ब्रेन है ये किसने बनाई? यूकैरियोटिक सेल ने। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के समान है। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन के समान, प्रोकैरियोट सेल की मेम्ब्रेन के समान। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं, ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया साहब। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना? जब यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल चलेगी और यूकैरियोटिक सेल ने एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन बना दी, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल समान है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन के बिल्कुल समान है। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो वहां सेल मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा था कि यहां पर मेसोसोम पाए जाते हैं जो कि इनफोल्ड हो जाती है। जब सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर क्या बनाती है? मेसोसोम बनाती है। यहां पर क्रिस्टी बन रही है, यहां पर क्या बन रही है? क्रिस्टी बन रही है। तो आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के समान है और इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन के समान है। यानी अगर फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए कि फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, तो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर पूरी तरह से प्रोकैरियोट सेल चली गई। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल विद इन सेल। हमने नाम पढ़े थे ये सब, सेल विद इन सेल। सेल के अंदर एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल विद इन सेल कहते हैं। जब दो डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय तक रहती हैं, जब दो डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय तक रहती हैं और दोनों को फायदा होता है, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। जैसे आपने क्या देखा होगा? लाइकेन देखी होगी। लाइकेन में क्या होता है? एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं, तो हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। या आपने जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। आप क्या कहते हो? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। वैसे ये रिलेशनशिप है,
लेकिन ये इसके अंदर पाई जा रही है। कैसा है? एंडोसिम्बायोट्स, एंडोसिम्बायोट्स ऑफ सेल। एंडोसिम्बायोट्स मतलब अंदर की तरफ, और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। ठीक है, यानी सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ कैसा रिलेशन है? सिम्बायोट्स। यानी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है या जो यूकैरियोटिक सेल है, जो दो डिफरेंट स्पीशीज है, तो डिफरेंट जीनस है। ठीक है, और दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये कैसा रिलेशन है? सिम्बायोसिस है। तो इसे क्या कहते हैं? एंडोसिम्बायोट्स कहते हैं। अब क्या ऐसे एविडेंस है जिससे पता चल सके कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल से बना है? माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट रूप से एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके बाहर यूकैरियोटिक सेल ने एक मेम्ब्रेन बना दी। क्या एविडेंस है? अगर मैं एविडेंस की बात करूं तो पहला एविडेंस ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए पाया जाता है। दोनों में कैसा डीएनए है? डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नेक्ड डीएनए है। दोनों में क्या है? 70S प्रकार के राइबोसोम है। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, उससे नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा? बाइनरी फिजन द्वारा, द्विविखंडन द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा। वैसे ही बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया बीच में से टूट जाता है और उससे दो नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो दोनों में रिप्रोडक्शन या दोनों में जो संख्या इंक्रीज होती है, जो नंबर इंक्रीज होता है, वो कैसे होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। उसको और देखते हैं। देखिए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों बाइनरी फिजन दिखाते हैं। द्विविखंडन, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया बीच में से टूटा, दो हिस्से हो गए, दोनों अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। या ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बीच में से टूटा, दोनों अलग अलग बैक्टीरिया बन गए। इसीलिए ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बेसिकली एक ही है। यहां पर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन गई जो यूकैरियोटिक सेल ने बनाई है। और एविडेंस की बात की जाए, क्लोरम फेनिकोल, चाहे आप बैक्टीरिया पे डाल दो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया पे डाल दो। क्लोरम फेनिकोल चाहे बैक्टीरिया पे डाल दो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया पे डाल दो, दोनों सेंसिटिव है, काम करना बंद कर देंगे। दोनों कैसे हैं? सेंसिटिव है। क्लोरम फेनिकोल चाहे बैक्टीरिया पे डाल दो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया पे डाल दो, दोनों काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों क्लोरम फेनिकोल के प्रति क्या है? सेंसिटिव है। तो ये वो एविडेंस है जो ये शो करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सारा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है और उसके ऊपर यूकैरियोटिक सेल ने एक मेम्ब्रेन बना दी। इसे कहते हैं बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बात करते हैं। देखिए, यदि मैं माइटोकॉन्ड्रिया के आगे फंक्शन की बात करूं
कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन कौन कौन से। पहला फंक्शन अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाया जाता है। जब आप स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी या पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट करनी होती है। स्पर्म को अपने से 100 गुना बड़े एग को फर्टिलाइज करना होता है, तो बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे क्योंकि यहां पर स्पर्म को बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी क्यों? क्योंकि उसे मूवमेंट करनी है, अपने से 100 गुना बड़े ओवम का फर्टिलाइजेशन करना है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म की स्ट्रक्चर देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, ओवम की बात की जाए, अंडाणु की बात की जाए, ओवम में यॉक फॉर्मेशन, ओवम में यॉक फॉर्मेशन, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु में पित्तक का निर्माण, यॉक फॉर्मेशन, या इसे कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। कौन करता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना या इलोंगेशन, फॉर्मेशन करना या इलोंगेशन करना। फैटी एसिड की लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन या इलोंगेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जा रहा है, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यानी साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है, वो डीएनए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, उन्हें कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर जाना। ठीक है, तो क्या उन कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी इन मेज, मक्के में मेल स्टेरिलिटी कौन कंट्रोल करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए। या अगर मैं और बात करूं तो लीफ कलर इन 4 o'clock प्लांट, लीफ कलर इन 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट में का जो लीफ कलर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कंट्रोल कर रहा है।